हाय। और जब मूवी शुरू होती है तब हम कर्टनी और उसके बहन को एक कार से जाते हुए देखते हैं। तभी कर्टनी का ध्यान उसके मोबाइल पे जाता है और उसकी कार एक बड़ी सी क्रेन से टकरा जाती है और वो नीचे नदी में गिर जाती है। इस कार एक्सीडेंट में कर्टनी तो बच जाती है लेकिन उसकी छोटी बहन मारी जाती है। अब इस हादसे के कारण कर्टनी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होने लगती है और इस हादसे के कारण वो आफ्टर लाइफ में या फिर जीवन के बाद एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में काफी सोचने लगती है। कर्टनी फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट होती है। एक दिन उसके सामने एक पेशेंट आता है जिसके दिल की धड़कनें काफी समय के लिए रुक गई थी। ऑलमोस्ट वो लेडी मर ही गई थी लेकिन सीपीआर देते हुए उसे वापस लाया जाता है। तो कर्टनी उनसे पूछती है कि जब आपकी दिल की धड़कनें बंद हो गई थी तब आपने क्या महसूस किया? क्या आपने किसी खोए हुए इंसान को देखा? कुछ महसूस किया आपने? लेकिन वो पेशेंट उसे जवाब ना देते हुए उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने किसी को खोया है? और डॉक्टर उसे वहां से लेके जाते हैं लेकिन वो औरत मर गई थी और वापस जिंदा हो गई। इस बात से कर्टनी बहुत ही हैरान होती है। इसी दरमियान कर्टनी की मुलाकात उसी के क्लासमेट सोफिया से होती है। सोफिया लाइब्रेरी में बैठे रो रही थी क्योंकि मेडिकल की स्टडी उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो रही थी और माँ के प्रेशर के कारण ही उसे ये मेडिकल की स्टडी करनी पड़ रही थी। तो कर्टनी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे मेरे एक प्रोजेक्ट में मदद करनी होगी। और वो उसे अगले रात कॉलेज के एक बेसमेंट में बुलाती है जहाँ पे किसी का भी आना जाना नहीं होता था। अब सोफिया रेडी हो जाती है। अब हम कर्टनी के ही क्लासमेट रे और मार्लो को देखते हैं। दोनों भी एक ही पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे रे उनके क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था। अब अगले दिन हम दूसरे मेडिकल स्टूडेंट जेमी को देखते हैं जो कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था और उसे आगे जाके सेलिब्रिटी डॉक्टर बनना था, यानी डॉक्टर पेशे से ज्यादा उसे सेलिब्रिटी बनना था। अब कर्टनी उसके साथ जानबूझ के फ्लर्ट करते हुए उसे भी बेसमेंट आने के लिए कहती है। कर्टनी को दरअसल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो लोगों की मदद चाहिए थी, इसीलिए वो सोफिया और जेमी को पकड़ती है। अब रात में वो दोनों भी उसी बेसमेंट के एरिया में आते हैं और तब कोर्टनी उन्हें रिवील करती है कि दरअसल वो फ्लैट लाइनर नाम का एक्सपेरिमेंट करने वाली है जो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी क्योंकि मरने के बाद इंसानों को एक सफेद लाइट दिखाई देती है और इसी समय ब्रेन कुछ समय के लिए जिंदा भी रहता है। ये वही समय है जब इंसान आफ्टर लाइफ में प्रवेश करता है। सो आफ्टर लाइफ में प्रवेश करते समय इंसान के ब्रेन के साथ क्या हो रहा होता है यही हमें चेक करना है। यानी इस एक्सपेरिमेंट में अब कोर्टनी का हार्ट 1 मिनट के लिए बंद होगा, उसका शरीर पूरा मरने लगेगा और इसी दरमियान उसकी सारी ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी और उसके बाद उसकी दिल की धड़कनें उन्हें वापस लानी है। अब ये सुनते ही जेमी इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी होता है लेकिन सोफिया काफी पैनिक होने लगती है क्योंकि किसी मरे हुए को वापस जिंदा लाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब यहाँ पे ये लोग प्रोसीजर शुरू करते हैं और जेमी कर्टनी को इंजेक्शन लगाता है और धीरे धीरे कर्टनी के हार्ट बीट्स रुकने लगती है, उसका शरीर कांपने लगता है और वो मर जाती है। और तभी ये लोग कर्टनी की ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी जगह पे हम कर्टनी को देखते हैं जहाँ पे धीरे धीरे उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो रही थी। उसने बचपन में क्या पढ़ा लिखा था वो सब कुछ उसे अचानक से याद आने लगता है। अब यहाँ पे देखते देखते 1 मिनट हो जाता है और उसे वापस इंजेक्शन देके जगाने की कोशिश की जाती है लेकिन उसे होश आता ही नहीं है। फिर उसे सीपीआर दिया जाता है, उसे कुछ भी करे होश नहीं आ रहा था। ये देख के सोफिया बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगती है और वो रे को इमरजेंसी में बेसमेंट में बुलाती है। यहाँ पे रे इमरजेंसी मैसेज देख के नीचे जाने लगता है और उसे देख मार्लो भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। वो नीचे आने के बाद सोफिया रे को सारा किस्सा बताती है कि ये एक्सपेरिमेंट कर्टनी का था और अभी तक 2 मिनट हुए हैं उसे होश नहीं आया है। ये देखते हुए रॉय कहता है सिर्फ सीपीआर से काम नहीं चलेगा, उसकी दिल की धड़कनें सिंक में होना चाहिए और उसके मुंह में वो एक वायर डालता है जो उसके हार्ट तक पहुंचती है और उसके बाद उसे सीपीआर देने लगते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह हम कर्टनी को देखते हैं जो कि एक अलग ही दुनिया में आ पहुंची थी। दरअसल कर्टनी आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस कर रही थी जहाँ पे उसका शरीर उस हॉस्पिटल के रूम में था। तो यहाँ पर उसके जो ब्रेन का कॉन्शियसनेस रहता है वो था। यहाँ पे लोग उसे सीपीआर देने लगते हैं। वैसे ही कर्टनी महसूस करती है कि ये पूरा रूम टूट गया है और अचानक से उसे होश आता है और वे लोग उसे लेके घर जाते हैं। सोफिया और मार्लो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है तो वो कहती है कि ये फीलिंग बहुत ही अजीब है, मानो मेरे ब्रेन में जितनी भी चीजें मैंने महसूस की थी वो सारी ताजा हो गई है। और थोड़ी देर के बाद ये सब लोग उसकी ब्रेन की एक्टिविटी देखने लगते हैं। यहाँ पे कर्टनी की दिल की धड़कनें रुकी थी और उसका ब्रेन भी ब्लैंक होने जा रहा था। तभी कई कई जगह पे उन्हें इलेक्ट्रिक
पल्सेस दिखाई देती है। ये ब्रेन के वेंट्रल टैगमेंटल और अमेगडाला इस हिस्से में पाई गई थी। ब्रेन के वेंट्रल टैगमेंटल इस हिस्से के कारण ही इंसान को प्यार या फिर प्यास, भूख, ये सारी चीजें महसूस होती है। तो वही ब्रेन के एमेगडाला के कारण इंसान के शरीर में इमोशंस और स्ट्रेस स्टोर होते हैं। यानी कर्टनी के आखिरी समय में उसके कई सारे इमोशंस रिलीज हो रहे थे। एक्सपेरिमेंट के कारण वो मेंटली ही नहीं फिजिकली भी स्ट्रांग हो गई थी। दौड़ने में उसका स्टैमिना बढ़ गया था और पहले ही दिन 20 माइल दौड़ के आई थी। यानी इसी एक्सपेरिमेंट के कारण उसके पैदा होने से लेकर अब तक की उसने सुनी, पढ़ी और स्टडी की गई सारी बातें उसे याद थी। कॉलेज में भी वो टॉप रैंक पे आ जाती है क्योंकि उसका ब्रेन मानो एक तरह से रीसेट हो गया था। अब इस बात से जेमी, सोफिया और मार्लो काफी खुश हो जाती है और उन्हें भी वो एक्सपेरिमेंट खुद पे अपनाना था। लेकिन रॉय उनसे कहता है कि ये गलत है, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक एक करके ये सब लोग वो एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर आजमाने लगते। इस एक्सपेरिमेंट को फ्लैट लाइनिंग कहते हैं क्योंकि इसमें अपने दिल की धड़कनें पूरी तरीके से रुक जाती है और मशीन पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। जब जेमी का ये एक्सपेरिमेंट होता है तब उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड एलिशिया याद आती है। दरअसल जब दोनों का भी रिलेशन चल रहा था तब एलिशिया प्रेग्नेंट हो गई थी और ये जानने के बाद उसकी मदद करने के बजाय जेमी उसे छोड़ के चला आया था और यही गिल्ट उसे याद आने लगती है। तो वहीं पे हम सोफिया के एक्सपेरिमेंट के वक्त देखते हैं कि उसके स्कूल में एक टॉपर लड़की थी जिसका नाम एरिना था। एरिना से वो जलती थी और इसके कारण उसने उसके प्राइवेट नूड फोटो कॉलेज में फैला दिए थे, जिसके कारण एरिना काफी ज्यादा बदनाम हुई और वो स्कूल छोड़ के चली गई थी। तो यहाँ पे मार्लो उसी के दोस्त साइरस को देखती है और मार्लो ने ही एक दिन उसे दवाई का ओवरडोज दिया था जिससे साइरस की जान चली गई थी। यानी इस एक्सपेरिमेंट के कारण एक जगह पे इनका ब्रेन रिफ्रेश हो गया था, सारी चीजें याद आ गई थी, स्टडी में टॉप पे आ रहे थे, तो दूसरी जगह पे वो भी बातें याद आती है जिन्हें ये लोग भुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब सोफिया का एक्सपेरिमेंट आखिरी होता है और वो लोग सिक्योरिटी से बचते हुए वहाँ से भाग निकल आते हैं और एक पार्टी में चले जाते हैं। अब पार्टी के बाद सोफिया जेमी को अपने घर लेके जाती है और दोनों भी इंटीमेट होने लगते हैं। तो वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं मार्लो और रे भी उनके घर में इंटीमेट हो रहे थे। पार्टी में अकेली कर्टनी होती है। जब वो घर निकल रही थी तब उसे अचानक से उसकी बहन की एक परछाई दिखाई देती है। वो डरते हुए उसका पीछा करने लगती है। वो छोटी लड़की एक कार में जाके बैठती है। जब कर्टनी कार के अंदर देखती है तब उसे उसकी बहन की लाश पानी में तैरती हुई नजर आती है। ये देख वो काफी घबरा जाती है और घर आने निकलती है। इसी दरम्यान दूसरी जगह पे हम जेमी को देखते हैं जो सोफिया के साथ टाइम बिताने के बाद अपने बोट हाउस में आता है जहाँ पे वो रहता था। बोट हाउस में आने के बाद अचानक से उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे कपड़ा भी हिलता हुआ दिखाई देता है। जब डरते हुए वो उस कपड़े को निकालता है तो अंदर कोई भी नहीं रहता, लेकिन तभी उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का भूत आता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी कर्टनी का उसे फोन आता है। कर्टनी उसे डरते हुए बताती है कि उसने अपने बहन को देखा, तो वो कर्टनी के घर आने के लिए निकलता है। यहाँ पे कर्टनी अपने घर पहुँचती है और डाइनिंग रूम में ही उसे उसकी मरी हुई बहन दिखाई देती है जो बहुत ही डरावनी थी। अब यहाँ से कर्टनी भागते हुए फायर एस्केप के यहाँ पे पहुँचती है, लेकिन उसकी बहन उसके सामने आ जाती है और उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है, जिसके कारण कर्टनी मारी जाती है। अब अगले दिन चारों को ये खबर मिलती है तब उन्हें बहुत ही बड़ा सदमा लगता है, लेकिन एक के बाद इन सारों के साथ एक अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। जेमी जब अपने बोट हाउस में था तब वापस उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है उसका भूत उसे दिखाई देने लगता है। उसे बचते हुए वो भाग ही रहा था, तभी वो भूत उसे पानी में गिराता है और एक चाकू से उसके ऊपर वार करने लगता है। तो वही दूसरी जगह पे मार्लो जब मॉर्ग में थी तब उसे आसपास की सारी लाशें जिंदा होते हुए दिखाई देती है और तभी वहाँ पे साइरस की लाश उसे मारने के लिए आती है। तो यहाँ पे हम सोफिया को देखते हैं जो लिफ्ट से जाते हुए अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और कोई उसके ऊपर हमला करता है। जब एक फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है तब अजीब सा खंडर की जगह थी और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के टाइम एरिना का भूत उसे दिखाई देता है। अब चारों भी शाम को मिलते और इस बात पे डिस्कस करने लगते हैं। तो उन्हें लग रहा था कि इस एक्सपेरिमेंट के कारण उन्होंने आफ्टर लाइफ का एक गेटवे ओपन कर दिया है, जिसके कारण कोई एक डेमोनिक पावर है जो इनके पीछे लगी हुई है। लेकिन तभी जेमी कहता है कि दरअसल उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो अभी भी जिंदा है। लेकिन रे को ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वो उन्हें समझाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा दिमाग का खेल है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी रियल नहीं हो रहा है और उन्हें अपने अपने गिल्ड का
सामना करना चाहिए, जिसके कारण ये उनके दिमाग का डर मिट जाए। अब ये बात सोफिया और जेमी को सही लगती है, इसीलिए अगले ही दिन सोफिया अपने हाई स्कूल की वही लड़की एरिना का एड्रेस ढूंढती है और जेमी के साथ उसके वर्क प्लेस में जाके उसे सारी सच्चाई बताती है कि इसी ने वो सारे फोटोज वायरल कर दिए थे। एरिना और उसके बीच में काफी आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन उसके बाद एरिना उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट करती है। तो उसके बाद जेमी भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड एलिशिया को ढूंढता है जो बुरे कंडीशन में थी और उसके साथ उसका 5 साल का बेटा भी था, यानी ये जेमी का ही बेटा था। अब यहाँ पे एलिशिया उसे माफ नहीं करती, लेकिन वो उसे कहता है कि मुझे पछताने का एक मौका दो और मैं हमेशा तुम्हारा और बेटे का ख्याल रखूंगा, उसे भी अपनाऊंगा। अब इस अपोलॉजी के कारण सोफिया और जेमी इन्हें एक राहत मिलती है और उन्हें उनकी भूत दिखना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मार्लो को समझ नहीं आता कि वो उस आदमी से माफी कैसे मांगे जो ऑलरेडी मर गया है। उस समय वो कार में थी और अचानक से कोई प्लास्टिक से उसका चेहरा रैप करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है और उसकी कार एक जगह पे टकरा जाती है। अब वो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो सोचती है कि वो भी आफ्टर लाइफ में जाएगी और वहाँ पे ही साइरस से माफी मांगेगी। इसीलिए वो हॉस्पिटल में पहुंचकर बेसमेंट में जाती है और अपने दोस्तों को वहाँ आने का मैसेज डालती है और खुद को इंजेक्शन देते हुए आफ्टर लाइफ में प्रवेश करती है। इस बार आफ्टर लाइफ की दुनिया और भी ज्यादा भयानक थी। उसके साथ बहुत ज्यादा हादसे होते हैं, मानो उसे कोई अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे साइरस दिखाई देता है। वो उससे माफी मांगती है, लेकिन साइरस अचानक से उस पर हमला करता है और उसे हॉस्पिटल के एक बेड में डाल देता है, जहाँ पे वो एक तूफान में खींची चली जाती है। तो यहाँ पे रॉय, सोफिया और जेमी पहुंच जाते हैं। 5 मिनट हो गए थे उसे आफ्टर लाइफ में जाके और ये लोग उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक उसे होश नहीं आता। तभी आफ्टर लाइफ में उसे कर्टनी दिखाई देती है जो उसे कहती है कि तुम्हें खुद को माफ करना होगा, वरना तुम इसी जाल में फंसी रहोगी। तो यहाँ पे रॉय उसे जिंदा करने के लिए एड्रेनालिन उसके हार्ट में इंजेक्ट करता है और आखिरकार उसके हार्ट बीट शुरू होते और उसे होश आता है। अब कुछ दिनों के बाद मार्लो अपने डीन के सामने कन्फेशन रखती है कि उसी के ओवरडोज के कारण साइरस की मौत हुई थी और उसी ने पेपर बदले थे, जिसके तहत उसे कुछ दिनों के लिए प्रोबेशन पर रखा जाता है। और आगे ये लोग कर्टनी का लैपटॉप फेंक देते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल थी और इन्हें जो लोगों के भूत दिखाई दे रहे थे वो सारी चीजें बंद हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। तो इनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या सच में कोई भूत था या नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे इनके एक्सपेरिमेंट के कारण इनका ब्रेन एक्सट्रीम लेवल पे काम कर रहा था। जब इनके दिल की धड़कनें रुकी थी तब इनके ब्रेन की आखिरी एक्टिविटी अमेगडाला एरिया में थी, जहाँ पे स्ट्रेस और टेंशन रहता है ब्रेन में, जिसके कारण इनके लाइफ में जो भी गिल्ट था, रिग्रेट था, ये सारी चीजें दिमाग पे हावी होने लगती है और इसीलिए उन्हें हेलुसिनेशन होने लगता है। मूवी में दिखाए गए भूत असलियत में ना होकर वो इनके दिमाग का एक वहम था। कर्टनी को हमेशा उसकी बहन के मौत का गिल्ट था और उसी स्ट्रेस के कारण वो अपने बहन को हेलुसिनेट करने लगती है और इसी के कारण वो खुद ही मारी जाती है। तो वही जेमी को भी वैसा ही रिग्रेट था, अपनी गर्लफ्रेंड और उसके होने वाले बच्चे का रिग्रेट था, इसीलिए बार बार एक बच्चे की आवाज उसे सुनाई दे रही थी, जबकि एलिशिया खुद जिंदा थी और उसके हाथ पे चोट भी उसी ने लगाई थी, ना कि किसी भूत ने। तो ये था एक्सप्लेनेशन फ्लैटलाइनर्स इस मूवी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।